हेलो एवरीवन, दिस इज दयानंद प्रसाद। आज हम लोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट यूज होता है। तो अंत तक बने रहिएगा। ओके, ये है आपका डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। इसके मैं अंदर का पार्ट्स आपको दिखाऊं तो ये सब जो पार्ट्स है ये सिर्फ आपको रखने के लिए, सामान रखने के लिए दिया हुआ है, और ये भी पार्ट्स आपको सामान रखने के लिए दिया हुआ है। लेकिन ये जो ऊपर वाला पार्ट्स है ये आपको, इसको हम लोग फ्रीजर कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजर। ये ऊपर वाला पार्ट्स है और इसी को हम लोग इवोपरेटर भी कहते हैं। मतलब यही वो सिस्टम है जहाँ से मेरा रिफ्रिजरेंट, आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये लाइन लाइन टाइप से आपको दिख रहा होगा। ये छोटा छोटा लाइन आपको दिख रहा होगा। ये लाइन सिर्फ लाइन नहीं है, इसके अंदर में रिफ्रिजरेंट फ्लो करता है। इसके अंदर में रिफ्रिजरेंट फ्लो करता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक होल है, तो इससे ये रिफ्रिजरेंट फ्लो करेगा और ये इसके थ्रू वो बाहर जाएगा और फिर वो कंडेंसर में जाएगा ठंडा होने के लिए। तो ये आपका फ्रीजर है जिसमें हम इवोपरेटर, इसका नाम देखिए यहाँ इवोपरेटर भी लिखा हुआ है, और ये आपका फ्रीज़र है। फ्रीज़र भी कहते हैं और इवोपरेटर भी कहते हैं। तो इसी में जो सिस्टम, हम यहाँ जो भी सामान रखेंगे उसको वो ठंडा करेगा। और क्या होगा कि ये पूरा सिस्टम, ये जो फ्रीज के अंदर में जो भी गर्म हवा होगा, आखिर हम लोग इवोपरेटर को ऊपर में क्यों देते हैं? क्योंकि इसके अंदर में जो भी गर्म हवा होगा वो गर्म हवा कहाँ आएगा? ऊपर की ओर आएगा। और जो हवा यहाँ ठंडा हो जाएगा, वो ठंडा, चूँकि ठंडा होने के कारण, हवा अगर ठंडा हो जाएगा तो वो क्या होगा? बल्की हो जाएगा। अब बल्कीनेस नेचर के कारण वो नीचे चला जाएगा, और नीचे चला जाएगा और सारा जो भी हम सामान यहाँ रखेंगे उसको वो ठंडा करेगा। और जब वापस से वो गर्म हो जाएगा तो फिर ऊपर आएगा और फिर यहाँ पे ठंडा होगा। तो यही काम है इसका इवोपरेटर का। आप पीछे साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको कंडेंसर दिख रहा होगा। तो ये जो आपको पूरा पाइप, जो ब्लैक ब्लैक कलर का ये पूरा सिस्टम है, ये आपका कंडेंसर है। देखिए यहाँ कंडेंसर भी लिखा हुआ है। तो ये आपका कंडेंसर है। इसमें जो ये वाला पाइप है, जो इस तरह से ये पाइप जो आपका फ्लो कर रहा है, ये जो मोटा वाला पाइप है, ये मोटा वाला पाइप में ही रिफ्रिजरेंट फ्लो करता है। और ये जो वर्टिकल पाइप आपको दिख रहा होगा, ये जो वर्टिकल पाइप है, ये वर्टिकल पाइप कुछ नहीं है, बस इसका सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये वर्टिकल पाइप्स का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आप अगर इसमें देख रहे होंगे तो ये है आपका कैपिलरी ट्यूब। और ये जो कैपिलरी ट्यूब होता है, इसमें एक पतला सा ट्यूब ही होता है जो 6 मीटर तक का लेंथ होता है। वो इसमें स्पाइरल शेप करके इंसर्ट किया रहता है इस कैपिलरी ट्यूब में। ठीक है, तो ये स्पाइरल शेप का रहता है, 6 मीटर तक के अराउंड का रहेगा, और ये खुद ट्यूब रहेगा जिसके अंदर में क्या होगा? रिफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। जिसके अंदर में रिफ्रिजरेंट फ्लो करेगा और वो एक्सपेंड करेगा, वो एज ए एक्सपेंशन, वहाँ पे एक्सपेंशन वाल्व की तरह यूज होगा कैपिलरी ट्यूब। ठीक है ना? ठीक है, उसके बाद यहाँ से वो आ जाएगा, वो हाई प्रेशर लाइन से होते हुए वो आपस चला जाएगा। उसके बाद नीचे जो आप देख रहे होंगे, दिस वन इज ए कंप्रेसर। इसको हम लोग हर्मेटिक कंप्रेसर कहते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस हर्मेटिक कंप्रेसर में भी यहाँ पे कॉइलिंग किया हुआ है, और ये जो कॉइल किया हुआ है ये कॉइल ही है जो मोटर के साथ में अटैच है। ठीक है, वो मोटर के साथ में अटैच है, जिससे क्या होगा कि इससे जो कंप्रेसर है अपना, ये कंप्रेसर जो है अपना, ये कंप्रेसर साथ में चलेगा। ठीक है ना? इसमें अलग से कोई भी मोटर देने का जरूरत नहीं होता है। हर्मेटिक कंप्रेसर का यही खासियत होता है कि इसके साथ में मोटर अटैच होता है। ठीक है ना? ये रिसिप्रोकेटिंग टाइप का ही कंप्रेसर है, इसमें भी रिसिप्रोकेटिंग सिस्टम लगाया हुआ है ना? तो इसके बाद यहाँ से हाई प्रेशर लाइन आपको दिख रहा होगा। हाई प्रेशर लाइन में जो रिफ्रिजरेंट होगा वो हाईली प्रेशराइज होगा। मतलब यहाँ से अपना जो कंप्रेसर से निकलता है वो अपना हाई प्रेशर लाइन से जाएगा, और वो पूरा साइकिल इस तरह से कंप्लीट होता जाएगा। मैं सारा कंपोनेंट के बारे में बता दिया हूँ कि कहाँ कौन सा कंपोनेंट होता है। पूरा सीक्वेंस आपको पता है कि किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा उसी चीज़ को हम यहाँ सीक्वेंस वाइज एक बार समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी होगा। जैसे ये अंदर का पार्ट जो आप इवोपरेटर देख रहे थे, वो मान लीजिए ये इवोपरेटर है आपका। तो इवोपरेटर से जो निकलेगा रिफ्रिजरेंट, हीट ले करके यहाँ से क्या होगा? हीट को एक्सेप्ट करेगा, और हीट को एक्सेप्ट करने के बाद वो यहाँ से निकल करके बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद वो देखिए कहाँ पे जाएगा? डायरेक्टली वो जाएगा अपना कंप्रेसर में। ये है कंप्रेसर जिसको हम लोग हर्मेटिक कंप्रेसर कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो हर्मेटिक कंप्रेसर में कंप्रेस होने के बाद हाई प्रेशर लाइन के थ्रू वो आएगा यहाँ पे कंडेंसर में। दिस वन इज़ अवर कंडेंसर। ठीक है, ये आपका कंडेंसर होगा, कंडेंस्ड होगा, यहाँ पे ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद वो अपना प्रेशर अभी तक लूज़ नहीं किया है, हाई प्रेशर लाइन ही है। ठीक है, तो वो अपना प्रेशर को कहाँ पे लूज़ करेगा? ये एक्सपेंशन वाल्व जिसको हम लोग कैपिलरी ट्यूब कहते हैं।
ठीक है। यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब होगा, कैपिलरी ट्यूब में ही एक ट्यूब होता है, पतला सा ट्यूब होता है जिसमें मेरा रिफ्रिजरेंट इस तरफ से उस तरफ जाएगा, लेकिन वो एक्सपेंड हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं कैपिलरी ट्यूब को। और फिर वापस से वो जब लो प्रेशर हो जाएगा, तो लो प्रेशर क्यों करते हैं, ताकि उसका हीट एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सेप्ट करने लग जाए। उसके बाद हम लोग उसको यहाँ पे इवोपरेटर में भेजते हैं वापस से हीट को एक्सेप्ट करने के लिए, और फिर से रिटर्न ये साइकिल चलता जाएगा। तो ये पूरा सीक्वेंस है। सबसे पहले इवोपरेटर, जिसको हम लोग चीलर भी कहते हैं, इवोपरेटर को ही चीलर कहा जाता है। उसके बाद आ गया अपना कंप्रेसर, उसके बाद कंडेंसर, और ये एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब, कोई एक ही चीज़ जब बोलिएगा आप, एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया। अगर इसी को फ्रीज में आप देखेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा, आपका इस तरह से रो बनाया हुआ है सामान को रखने के लिए। जिसको आपको बहुत ज़्यादा ठंडा रखना है, जैसे आपको बर्फ़ बनाना हो, तो आप उसको कहाँ रखेंगे, टॉप पर रखेंगे, क्योंकि इवोपरेटर सबसे ज़्यादा टॉप पर ठंडा करता है, ठीक है। उसके बाद बॉटम पे ठंडा कम, जिस तरह आप बॉटम में चलते जाएंगे उस तरह से ठंडा कम होता चला जाएगा, ओके। अगर हम लोग एक एडवांस रेफ्रिजरेटर देखेंगे तो उसमें जो इवोपरेटर होता है ना, यहाँ पे जो इवोपरेटर हम लोग देख रहे हैं, उस इवोपरेटर को, जो महंगा रेफ्रिजरेटर आता है, उस इवोपरेटर को क्या करता है, वो 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया है कि यहाँ पे ये है स्टेज 1 इवोपरेटर, फिर इधर स्टेज 2, स्टेज 3 इवोपरेटर, इस तरह से वो बांट दिया है। देखिए यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा, जैसे यहाँ पे ये जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है, दिस वन इज अवर इवोपरेटर। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ आपका सेकेंड दिख रहा है इवोपरेटर, फिर ये थर्ड दिख रहा है ना। 3 स्टेज का इवोपरेटर रहेगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ से हीट एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि जो भी गर्म हवा होगा वो तो ऊपर की ओर आने वाला है, गर्म हवा हल्का होता है, और जो ठंडा हवा है वो भारी होता है, तो वो नीचे चला जाएगा। तो जो हमारा जो गर्म हवा है वो जब ऊपर आएगा तो वो यहाँ से हीट को एक्सेप्ट करेगा, और उसके बाद ये रिफ्रिजरेंट जो होगा वो गर्म हो जाएगा। लेकिन गर्म होने के बावजूद ये इतना हीट यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा कि उसी को हम लोग सेकेंड स्टेज में, जब वो रिफ्रिजरेंट आएगा तो यहाँ से भी कुछ हीट को एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो वापस से थर्ड स्टेज में आएगा और यहाँ से भी कुछ हीट को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद हम लोग उसको कहाँ ले जाएंगे, तब हम लोग उसको कंप्रेसर में ले जाएंगे, और कंप्रेसर के बाद फिर वो कंडेंसर में आएगा, और कंडेंसर के बाद कैपिलरी ट्यूब से होते हुए फिर वापस से ये इवोपरेटर में पहुंच जाएगा, ओके। तो यही अपना साइकिल है। होप आपको समझ आया होगा, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग। थैंक यू।